हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की डेट है 8 जुलाई। आज के इस वीडियो में 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर सीडीएसई क्यों ना हो, हर एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ये सारे सुटेबल हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये करंट अफेयर सीरीज कवर कर रहे हो तो ध्यान रखिए 100% करंट अफेयर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आपको इधर उधर कोई भी और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को, और परेशान मत होइए। बहुत ही जल्द, क्योंकि जून का महीना पूरा हो चुका है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में बहुत ही जल्द टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा जून मंथ के करंट अफेयर का। लेकिन आप सभी को पता है, मैं बिना आंसर की के देता हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन या फिर जो भी पीडीएफ है उस पर आंसर आपको मार्क करना होगा, क्योंकि आधा काम मैं करता हूँ, आधा काम आपको करना होगा। मैं पकी पकाई खिचड़ी देने पे बिलीव नहीं रखता हूँ। और ऐसे स्टूडेंट जो कि न्यू स्टूडेंट हैं, वो लोग ध्यान रखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो खत्म होते ही टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ में अन अकेडमी लाइव पर, जो कि रात में 10 बजे मैं सेशन लेता हूँ, वहां से उसके बारे में भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड न्यू स्पाई सैटेलाइट OFEC 16 into space using Shavit rocket from पाल्मा चिम एयरबेस। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। कैसा कह रहा है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम है OFEC 16, इसको लॉन्च किया है। कहां से? श्राविक रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया है। और कहां से? अपने पाल्मा चिन एयरबेस से इसको लॉन्च किया गया है, इसराइल के द्वारा। इसराइल ने ये जो OFEC 16 रॉकेट लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च करी है शाविक रॉकेट के थ्रू, इसकी खास बात यह है कि ये एनिमीज पर बेटर आइज रखने के लिए लॉन्च करी गई है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि दुश्मन के छुपे, कहीं पर भी छुपे बंकर का ये आसानी से अंदेशा लगा सकती है। साथ में दुश्मन की छोटी से छोटी मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर सकती है सैटेलाइट। इसराइल में इस टाइम पे सरकार चल रही है बेंजामिन नेतान्याहू की। बेंजामिन नेतान्याहू इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं इसराइल के, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ टाइम पहले ये री इलेक्ट हुए हैं। इवन इतना ही नहीं, 5वीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में सर्व कर रहे हैं। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ध्यान रखना, आपको मैंने पिछले महीने ही बताया है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसके उपलक्ष्य में इसराइल सरकार ने, इसराइल में एक शहर है जिसका नाम है तल अवी, तल अवी में एक स्ट्रीट का नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा हुआ है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महा जॉब्स पोर्टल। महा जॉब्स पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? ये राज्य सरकार है उद्धव ठाकरे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत लोगों को जॉब फेयर का यहाँ पर पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब कहने का कि महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट कंपनी से यहाँ पर कांटेक्ट करेगी, साथ में अपनी स्कीम्स को भी मर्ज करेंगी, जिसमें सेमी स्किल्ड, लोकल स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उन सभी के लिए रोजगार यहाँ पर दिए जाएंगे। सेमी स्किल्ड का मतलब आप समझ सकते हो, जो कि थोड़े बहुत टेक्निकल पर्सन है। लोकल स्किल्स का मतलब जो कि प्रॉपरली जिनमें स्किल्स हैं, और साथ में अनस्किल्ड का मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जिनके अंदर जरा सी भी स्किल नहीं है, उनको मनरेगा के तहत जॉब देने का प्रावधान है। ओके, लेबरर जॉब, प्रॉपर लेबरर जॉब जिसको बोलते हैं। और महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? ये है भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनोर। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम इज अपग्रेडेड इनटू ए नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है आसाम का ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है आसाम के देहिंग पतकाई को। देहिंग पतकाई, तो देहिंग पतकाई की स्थापना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में करी गई थी 2004 में। तो 2004 से लेकर 2020 तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन अब 2020 से इसको नेशनल पार्क का टैग मिल चुका है। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द
फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। IFSCA के अभी हाल ही में पहले चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं, इनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। क्या नाम है? इंजेती श्रीनिवास। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे, IFSCA की बात करें तो इसको साल 2019 में, पिछले साल निर्मला सीतारमन ने इसके लिए बिल लगाया था लोकसभा में। उसके बाद इसको अनुमति मिल गई पार्लियामेंट से और उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई। अब देखो इसका काम क्या है। इसका काम बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विसेज, डिपॉजिट सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था साल 2019 में मालदीव्स में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा मालदीव सरकार को कुछ मिलियन डॉलर की धनराशि दी गई थी। तो अब उस केस में जब हम लोन दे रहे हैं किसी भी कंट्री को, तो उससे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तहत तो हम रखेंगे ना, कुछ ना कुछ उससे सिक्योरिटी लेंगे ना। जैसे कि बैंक आपको लोन देती है तो आपसे कोई ना कोई चीज सिक्योरिटी रखवाती है। उसी तरीके से ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर यह जिम्मेदारी होगी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का लेखा जोखा अपने पास रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये इसका लेखा जोखा रखेंगे। पहली बार इसकी स्थापना करी गई है और इसके पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये है इंजेती श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, recently which state government has reserved 75% jobs with less than 50,000 salary in the private sector of state for locals। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 75% आरक्षण अपने राज्य के सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। 75% रिजर्वेशन इन्होंने दिया है प्राइवेट सेक्टर में। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए 100 नौकरियां निकली हैं, ठीक है, और अगर ये 100 नौकरियां 50,000 से कम सैलरी वाली हैं, मतलब ये 100 पोस्ट पर सैलरी जो मिलेगी ये 50,000 से कम है, तो इसमें ध्यान रखिए 75 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य के लोग अपॉइंट किए जाएंगे। केवल 25 सीटों पर बाहरी राज्य के लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो 75% आरक्षण ये दिया है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। बाय द वे आपको बता दूं इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले करी थी पिछले ही साल आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने 75% आरक्षण दिया था अपने आंध्र प्रदेश के लोगों को। कहने का मतलब आंध्र प्रदेश में कोई भी प्राइवेट जॉब अगर निकल रही है तो 100 में से 75 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के ही लोग अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी अभी कुछ टाइम पहले आरक्षण लॉन्च किया था 80%। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश ने 75% आरक्षण दिया है प्राइवेट सेक्टर में, महाराष्ट्र ने 80% आरक्षण दिया है प्राइवेट सेक्टर में, और अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 75% आरक्षण दिया है प्राइवेट सेक्टर में। हरियाणा में गवर्नर कौन है? ये है सत्यदेव नारायण आर्य। नेम द मोबाइल वैन लॉन्च्ड बाय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू टेक नॉन कोविड हेल्थ केयर सर्विसेज टू डोर स्टेप्स इन अहमदाबाद। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी अहमदाबाद में वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक स्पेशल मोबाइल वैन की फैसिलिटी लॉन्च करी गई है जिसके तहत नॉन कोविड जो लोग हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोविड पेशेंट्स के साथ साथ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो लोग नॉन कोविड हैं अगर उन्हें XYZ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो बहुत बड़े रिस्क में है। तो उनको घर से लेकर हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेकर घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी इस वैन की होगी। और इस वैन का नाम क्या है? इसका नाम है धन्वंतरी रथ। क्या नाम है? धन्वंतरी रथ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स। पर्सनल बिलोंगिंग्स को आपके सैनिटाइज करने के लिए एक स्पेशल डिसइंफेक्शन बॉक्स अभी हाल ही में इन्वेंट किया गया है। किस IIT के द्वारा? ये IIT है आपका IIT रुड़की। IIT रुड़की के द्वारा इस स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स बॉक्स को इन्वेंट किया गया है। साथ में इसकी एक खास बात आपको बता दूं, आपको कोई भी चीज अपनी कोई भी पर्सनल आइटम्स आपको अपने सैनिटाइज करने हैं तो आप इस बॉक्स के अंदर इसको खोल कर रख दीजिए। इसको इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट करोगे, जैसे इस पे बटन प्रेस करोगे ये इसको सैनिटाइज कर देगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लायंस ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय क्विडिक इनोवेशन लैब। क्वेश्चन का मतलब आपसे ये कह रहा है अभी क्विडिक इनोवेशन लैब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा
ये कौन सी जगह है जहां पर भारत का पहला नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन लॉन्च किया है इन्होंने? ये लॉन्च किया गया है तुमाकुर में। कहां पर? तुमाकुर में। तुमाकुर कहां पड़ता है? तुमाकुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये जो क्वेडिक इनोवेशन लैब है, ये कहां की लैब है? ये पुणे स्थित लैब है। अब देखो यहाँ पर नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन का मतलब क्या है? देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, तो एयरपोर्ट्स के 5 किलोमीटर की रेडियस में, ये है एयरपोर्ट, इसके 5 किलोमीटर की रेडियस में ड्रोन का उड़ना मना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से जो हमारे मिलिट्री बेस कैंप्स बने हुए हैं, चाहे वो आर्मी का हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, हर तरीके के मिलिट्री बेस कैंप के 5 किलोमीटर की रेडियस में इस तरीके के ड्रोन का, किसी भी तरीके के ड्रोन का उड़ना मना है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है। तो ये एक ऐसा ड्रोन इन्वेंट किया गया है कि इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है नो परमिशन नो टेक ऑफ। जैसे ही ये इस तरीके के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के जोन में आएगा, आप इसे चाहे जितना फॉरवर्ड करें, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा, ये इवन बैकवर्ड आ जाएगा, ये अपने आप वापस हो जाएगा वहां से। इस पर्टिकुलर एरिया को ये क्रॉस नहीं करेगा। बात आ रही है समझ? इस तरीके की प्रोग्रामिंग इसमें गूगल मैप के थ्रू करी गई है। तो ये लॉन्च किया है क्विडिक इनोवेशन लैब ने, ध्यान रखिएगा। ओके, क्विडिक इनोवेशन लैब का ऑफिस मुंबई में भी है और पुणे में भी है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन चेस प्लेयर बिकेम 66 ग्रैंड मास्टर अनाउंस्ड बाई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? अंतरराष्ट्रीय चेस फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में ये भारतीय प्लेयर कौन है जिनको भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया गया है? भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आकाश। कौन बने हैं? आकाश। इनका पूरा नाम है जी आकाश। कहां से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु में चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कहां से? चेन्नई से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑथर्ड अ बुक? अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई है और लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस किताब को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये किताब लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। जी हाँ, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और आरबीआई के कौन से गवर्नर? 24वें गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं के जस्ट बाद शक्तिकांत दास आए हैं और अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। तो उर्जित पटेल की ये किताब है जो कि अभी न्यूज में चल रही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। इस किताब का नाम ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। रिसेंटली, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास को अभी कुछ टाइम पहले एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली अ बुक, एक और किताब अभी न्यूज में चल रही है। इस किताब का नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इस किताब को किसने लिखा हुआ है? ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? ये है आरसी भार्गव। कौन है? आरसी भार्गव। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। आरसी भार्गव बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी है। ये मारुति सुजुकी के सीईओ रह चुके हैं। इवन इतना ही नहीं, पहले ये सीईओ थे मारुति सुजुकी के, आज की डेट में चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। इनको भारत सरकार की तरफ से बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण अवॉर्डी आरसी भार्गव की किताब है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय इंडिया? नेपाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी गई है भारत के द्वारा? भारत ने नेपाल के इलम डिस्ट्रिक्ट में स्थापना करी है श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय की। नेपाल की बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को अभी हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, इसको लॉन्च किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एलिमेंट्स। ध्यान रहे, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें इनोवेशन चैलेंज दिया है भारत के हर एंटरप्रेन्योर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चैलेंज है कि अब फेसबुक, ट्विटर
इन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के युवा आगे आएं और उसको जिम्मेदारी के साथ बनाएं, क्योंकि जब तक हम लोग इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना लेंगे फेसबुक और ट्विटर जैसे, तब तक हमें अमेरिकन कंपनीज के ऊपर इस तरीके से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये कंपनियां अरबों डॉलर कमाती हैं साल में भारत से, और अरबों डॉलर की धनराशि भारत से बाहर ले जाती हैं। लेकिन अगर हम अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लें तो ये पैसा हमारे ही घर में रहेगा और हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी रह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट हैं ये खराब बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास इस तरीके की सोशल मीडिया वेबसाइट्स एटलीस्ट होनी ही चाहिए अब इस टाइम पर। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख का मैक्सिमम रिवॉर्ड प्राइस भी रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके तहत कहना है कि अगर कोई भी युवा भारत में इस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता है तो सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की धनराशि उसको दी जाएगी, साथ में रॉयल्टी अलग से दी जाएगी। रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको एनएचआरसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स 11 मेंबर कमेटी टू एक्सेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? क्वेश्चन का मतलब यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा अभी हाल ही में 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई। ये 11 मेंबर्स की कमेटी जो है, ये कोरोना वायरस का ह्यूमन राइट्स पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? इस कमेटी के हेड जो बनाए गए हैं, इनका नाम है के श्रीकांत रेड्डी। क्या नाम है? के श्रीकांत रेड्डी। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। के श्रीकांत रेड्डी हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ 11 member committee which is constituted by National Human Right Commission. Now if we talk about National Human Right Commission, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है एच.एल. दत्तू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनएचआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एनियो मोरिकोन पास्ट अवे। ये है एनियो मोरिकोन, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? एक्टर थे, म्यूजिशियन थे, क्रिकेटर थे या डायरेक्टर थे? एनियो मोरिकोन एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, म्यूजिक कंपोजर थे। अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। साथ में ये भी ध्यान रखना कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ये इटली से बिलोंग करते हैं, इटली से। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का जो है, ये आपके सामने है और ये है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम लोग मनाते हैं हर साल 18 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। आज आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोवा रिगपा? कुछ टाइम पहले मे भी आप लोगों को याद हो, मैंने करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था। सोवा रिगपा बेसिकली क्या है? यूनानी मेडिकल ट्रीटमेंट, हिमालयन फॉरेस्ट है, या फिर ट्रेडिशनल तिब्बतियन मेडिसिन है, या फिर होम्योपैथी थेरेपी है? सोवा रिगपा एक तरीके की ट्रेडिशनल तिब्बतियन मेडिसिन है। ठीक है, तो तिब्बतियन मेडिसिन जो कि ट्रेडिशनल रूप में यूज करी जाती है वहां पर, एक्चुअली ये जो है ये आपकी सिद्ध और आयुर्वेदा पर बेस्ड मेडिसिन है। इसका नाम है सोवा रिगपा। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है भारत के अंदर। ध्यान रहे, भारत सरकार का कहना है एलोपैथी से अब हम लोगों को हटना है और होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्ध, पीठ, आयुर्वेदा, इन सभी की ओर हमें बढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हिमालयन रेंज भारत के जस्ट बराबर में है और भारत से लगी हुई है। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी दवाओं में नंबर 1 जर्मनी है, और जर्मनी जितनी भी होम्योपैथी दवा बनाता है ये सब हिमालयन रेंज की जड़ी बूटियों से ही बनाता है। इवन जर्मनी इतना दूर होते हुए भी हिमालयन रेंजेस का फायदा ले लेता है, और हमारे घर के बगल में है हिमालयन रेंज, उसके बाद भी हम इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इवन अगर बात करें तो होम्योपैथी और आयुर्वेदा जैसी दवाएं भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मिलती हैं। हम इसके बारे में सबसे ज्यादा जानते थे और जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एलोपैथी की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर ऐसा भारत में हो जाता है तो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आने वाले टाइम में ये हमारे जीडीपी में भी मदद करेगा, और जीडीपी के साथ साथ जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में भी मदद करेगा। चंद्रगुप्त मैरिड टू हुम?
चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ही वॉज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का, सिकंदर का कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना से शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ध्यान रखना। एसएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट पेड सीईओ इस टाइम पे कौन है? इंडिया के हाईएस्ट पेड सीईओ हैं सीपी गुरनानी। सीपी गुरनानी पता है कौन सी कंपनी के सीईओ हैं? ये हैं टेक महिंद्रा के सीईओ। टेक महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी का सॉफ्टवेयर विंग है। सीपी गुरनानी की जो इनकम है ये 2017 में कैलकुलेट करी गई थी। 2017 में इनकी पर एनम जो इनकम थी ये 150 करोड़ थी, 150 सीआर। आज की डेट में ऑब्वियस सी बात है कम से कम 200 करोड़ होगी। तो ये भारत के हाईएस्ट पेड सीईओ है सीपी गुरनानी, ध्यान रखना। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है? अमीनो एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड? चीज में या फिर दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब में लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। अमीनो एसिड आपका अंडे में पाया जाता है, एग में। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जितने भी खट्टे पदार्थ हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करो दबा के। और साथ में ध्यान रखना केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बाद ल्यूसेंट का एमसीक्यू बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसकी टाइमिंग होगी सुबह 11 से लेकर 12:30 तक। जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ल्यूसेंट का पूरा जस्ट इसमें मैं पढ़ाऊंगा। ल्यूसेंट से 1500 क्वेश्चन आपको निकाल के पढ़ाने वाला हूं। मतलब अगर इसको कर लिया तो लाइव झींगा लाला। जो ल्यूसेंट ऐप की ये पूरी कवर हो जाएगी इस कोर्स के थ्रू। मात्र 15 लेसन में, मतलब 15 क्लासेस में 1500 एमसीक्यूज मैं आपके कवर करा दूंगा। अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, इसका यूज करेंगे तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। इसका यूज आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो। माफ करिएगा, यूपीएससी, आईआईटी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एयरफोर्स, किसी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। इवन इतना ही नहीं, 2 दिन पहले जीएस का फुल कोर्स भी मैं लॉन्च कर चुका हूं 6 जुलाई से। इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक। आप लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पेड कोर्स जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को सब कवर कर रहा हूं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी यहीं पर।